नमस्कार। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर हमारे ये विशेष बुलेटिन न्यूज़ एट 10, जहां कई बड़ी खबरों पर विस्तार से रहती है हमारी नजर। मैं हूं शहला निगार और शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। नई दिल्ली में आज से रायसीना डायलॉग, फिनलैंड के राष्ट्रपति करेंगे उद्घाटन सत्र को संबोधित। पीएम मोदी के साथ भी होगी मुलाकात। दोनों देशों के बीच होंगे कई समझौते। राज्यसभा चुनाव के लिए आज नितिन नवीन समेत कई बड़े नेता भरेंगे नामांकन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के भी राज्यसभा जाने की है चर्चा। ईरान पर हमले रोकने वाला बिल अमेरिकी सीनेट में हुआ खारिज। वहीं इजरायल और अमेरिका की ईरान पर बमबारी जारी। ईरान भी कर रहा है जवाबी हमले। नेपाल में संसदीय चुनाव के लिए मतदान जारी। वोटरों में जबरदस्त उत्साह। जेन ज़ी आंदोलन के बाद पहली बार चुनी जाएगी नई सरकार। और T20 विश्व कप में आज भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा सेमीफाइनल। कल दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर शान से फाइनल में दाखिल हुई न्यूजीलैंड। तो आपको बता दें कि नई दिल्ली में आज से 11वें रायसीना डायलॉग की शुरुआत हो रही है। ये सम्मेलन वैश्विक कूटनीति, रणनीतिक मामलों और समकालीन अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर मंथन का प्रमुख मंच बन चुका है। विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस डायलॉग में दुनिया के कई देशों के मंत्री, नीति निर्माता, सैन्य अधिकारी, थिंक टैंक विशेषज्ञ और कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था, इंडो पैसिफिक रणनीति, उभरती तकनीक, साइबर सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा और ग्लोबल साउथ की भूमिका जैसे बेहद अहम विषयों पर चर्चा हो रही है। रायसीना डायलॉग को भारत की कूटनीतिक पहचान का प्रतीक माना जाता है। ये मंच भारत को वैश्विक मुद्दों पर अपनी दृष्टि रखने और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत करने का अवसर देता है। पिछले कुछ सालों में यह सम्मेलन एशिया का प्रमुख जियोपॉलिटिकल संवाद बनकर उभरा है, जहां नीतिगत दिशा तय करने में अहम विमर्श होते हैं। 11वें संस्करण के जरिए भारत एक बार फिर से यह संदेश दे रहा है कि बदलती विश्व व्यवस्था में संवाद और सहयोग ही स्थिरता और शांति के आधार हैं। और रायसीना डायलॉग से अलग फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों के आदान प्रदान की संभावना है। शाम को राष्ट्रपति स्टब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। स्टब उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। और भारत और फिनलैंड के संबंधों की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय जो संबंध हैं वो तेजी के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ दोनों देशों का लक्ष्य आपसी व्यापार को भी दोगुना करना होगा। हालांकि यूरोपीय संघ में देखा जाए फिनलैंड भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी है और दोनों देशों में संबंध सौहार्दपूर्ण है, बहुआयामी है। नॉर्डिक क्षेत्र में भारत का भरोसेमंद सहयोगी है फिनलैंड। दोनों देशों के जो संबंध हैं बेहद बहुआयामी संबंध हैं, सौहार्दपूर्ण संबंध है और इस संबंधों को और प्रगाढ़ करने की दिशा में ये फिनलैंड के राष्ट्रपति का दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। फिनलैंड विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग और ज्यादा मजबूत होगा इससे, और तेजी से बढ़ रहे भारत फिनलैंड द्विपक्षीय संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे। दोनों देशों का लक्ष्य आपसी व्यापार को दोगुना करने तक लेकर जाना है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDS का जलजीरा जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप MDS का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MDH गांव में आया नया हीरो,
खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो। अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि 16 मार्च को 37 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं और इसके लिए नामांकन की आज आखिरी तारीख है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज बिहार से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन भरेंगे। इस दौरान उनके साथ पार्टी के कई बड़े चेहरे भी दिखाई दे सकते हैं। दरअसल राज्यसभा के लिए बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, जिसमें बिहार से पार्टी ने 2 उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। इनमें नितिन नवीन और शिवेश कुमार का नाम शामिल है। नितिन नवीन को बीजेपी ने 20 जनवरी 2026 को ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। नितिन नवीन बिहार के बांकीपुर सीट से 4 बार विधायक रह चुके हैं। अच्छा अनुभव है उन्हें। साथ साथ नितिन नवीन बिहार में सड़क निर्माण, शहरी विकास मंत्री भी रह चुके हैं। नामांकन के दौरान कई बड़े नेता उनके साथ रहेंगे। नामांकन की आज अंतिम तारीख है। नितिन नवीन उच्च सदन जाएंगे। बिहार के बाद अब दिल्ली की राजनीति तय करते हुए नजर आएंगे। तो बिहार में राजनीतिक हलचल काफी तेज है और इस वक्त यहां नीतीश कुमार के आसपास सियासत जो है घूमती नजर आ रही है, क्योंकि जेडीयू नेताओं के अनुसार केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर का फिर से राज्यसभा जाना तय है, लेकिन दूसरे नाम पर अभी फैसला नहीं हुआ। लगातार मंथन चल रहा है और अटकलें काफी तेज है और सूत्रों की ओर से यह कहा गया है कि जेडीयू के नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं और इस दौरान पटना में उनके बड़े नेता उनके साथ होंगे। अगर ऐसा होता है तो फिर बिहार की राजनीति काफी हद तक बदल जाएगी, क्योंकि फिर मुख्यमंत्री कौन होगा, किस कोटे से होगा, ये तमाम सवाल भी खड़े होंगे। बताया जा रहा है कि इसे लेकर कल शाम जदयू नेताओं की एक बैठक भी हुई है। हालांकि इन सब सवालों पर जेडीयू की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन नीतीश कुमार के करीबी और जेडीयू के विधायक संजय गांधी ने कहा है कि नीतीश कुमार जो भी फैसला लेंगे पार्टी उसका समर्थन करेगी, उनके साथ खड़ी रहेगी, फिर चाहे वो राज्यसभा ही क्यों ना जाए। ये मुख्यमंत्री जी का अगर इच्छा हो जाएगा तो हर काम में उनके सहमत है, हर दुख सुख में साथ रहे। आप लोग को ऐतराज नहीं होगा भाई? जब उन्हीं की इच्छा हो जाएगा तो इसमें हमको क्या ऐतराज होगा? कुछ खबरें भी आ रही थी सर कि कोई नेता नाराज है, उनके फैसले से चाहते हैं। अभी तक पता नहीं कोई नाराज है। मुख्यमंत्री पे कौन नाराज होगा? तो जो निर्णय लेते हैं स्वयं बहुत ही सोच समझ कर बहुत ही अच्छा निर्णय लेते हैं। तब भी अगर उनका खुशी से जाएंगे तो उनके साथ है, तो नीतीश हर दुख सुख में उनके साथ है। तो केंद्रीय राजनीति में जाएंगे नीतीश कुमार, तो ये हमको निर्णय लेना आते हैं। और इस बीच ये भी चर्चा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में सक्रिय होने की बात हो रही है। ये तय है कि अभी तक राजनीति से दूर चल रहे थे निशांत और अब राजनीति में आने वाले हैं। नीतीश कुमार के गृह जिले से आने वाले ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इस बात की पुष्टि की है और ऐसे भी चर्चा है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इन तमाम सवालों पर जेडीयू विधायक और बिहार सरकार में नीतीश कुमार के साथ मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार को ही फैसला लेना है। वो सर्वमान्य नेता हैं, उनकी हर बात मानी जाएगी। रही बात निशांत कुमार की, तो पार्टी के सभी नेता चाहते हैं कि वो युवा हैं और राजनीति में उन्हें सक्रिय होना चाहिए। तय हो रहा है या तय होगा,
वो हम लोगों के सर्वमान्य नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इच्छा से ही होगा। निर्णय वही लेते हैं, वही लेंगे और उन्हीं के इच्छा से सब कुछ होगा। नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं। बात चल रही है, निर्णय उन्हीं को लेना है। अब निर्णय कहे ना, हम बताए ना कि जो भी हो रहा है या जो होगा उन्हीं की इच्छा और उन्हीं के निर्देश पर होगा। ये सभी लोग, पूरे कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि निशांत राजनीति में आए। युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उनमें नेतृत्व करने की क्षमता लोग देख रहे हैं। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, सबकी इच्छा है कि वो आए राजनीति। और कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। लिस्ट में कई बड़े और अनुभवी नाम शामिल हैं। पार्टी ने तेलंगाना से कांग्रेस ने 2 नामों की घोषणा की है, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अभिषेक मनु सिंघवी को फिर से टिकट दिया गया है। सिंघवी पहले भी राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। तो वहीं दूसरे उम्मीदवार वेम नरेंद्र रेड्डी हैं। वो मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के करीबी सलाहकार हैं और उनकी निकटता और राज्य में पार्टी की मजबूती को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। पार्टी को उम्मीद है कि इन दोनों को आसानी से जीत मिलेगी। उधर छत्तीसगढ़ से फूलो देवी नेताम को उम्मीदवार बनाया गया है। वे पार्टी के अनुभवी नेता हैं और राज्य में आदिवासी समुदाय के बीच उनकी अच्छी खासी पकड़ मानी जाती है। उनकी उम्मीदवारी से पार्टी आदिवासी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो हमारे 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिल्ली से संवाददाता शैलेंद्र मिश्र और पटना से हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ। शैलेंद्र, आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी, ये जो राज्यसभा की रेस है इसमें कई बड़े बड़े नाम हैं और आज जो है नितिन नवीन भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कई बड़े चेहरे उनके साथ रह सकते हैं। कौन कौन से बड़े नाम हैं जो आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं? ये देखिए, नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तारीख है। 10 राज्यों में 37 राज्यसभा की सीटें हैं जहां पर आज नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। तो आप तमाम बड़े नाम देखेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि शीर्ष नेतृत्व बीजेपी का गृह मंत्री अमित शाह और तमाम अन्य नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। आप महाराष्ट्र में देखेंगे विनोद तावड़े आज नामांकन दाखिल करेंगे। साथ ही साथ रामदास अठावले जो केंद्रीय मंत्री एनडीए की तरफ से नामांकन दाखिल करेंगे। 3 और बीजेपी और एनडीए के चेहरे हैं तो महाराष्ट्र से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। जानते हैं कि विपक्ष में शरद पवार के नाम को लेकर चर्चा है कि वो नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त जो चर्चा इस बात की हो रही है, जहां हमारे मधुरेश पटना से खड़े हैं, कि क्या नीतीश कुमार 2 बजे नामांकन दाखिल करने वाले हैं, जैसा कि दावा किया जा रहा है और जैसे कि एक संकेत भी अब मिल गए हैं कि 2 बजे वो नामांकन दाखिल कर सकते हैं। और उनके बेटे निशांत कुमार वो औपचारिक सदस्यता जेडीयू के लेने वाले अब से थोड़ी देर बाद, तो उस पर बहुत निगाह है। पहली बात बिल्कुल अब स्पष्ट हो गई, रेस तकरीबन अब खत्म है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने जो राज्यसभा में सीटें भेज सकते हैं, एनडीए की तरफ से आप देखें उपेंद्र कुशवाहा, शिवेश कुमार, या फिर बीजेपी की तरफ से नितिन नवीन और शिवेश कुमार 2 नाम है। एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा बिहार से, जेडीयू को 2 नाम तय करने हैं, उसमें उसको लेकर ही पहले नाम तो तय है, दूसरे पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि वो बिहार के राजनीति में, बिहार में सरकार से जुड़ा, एक तरह से उसके नेतृत्व से जुड़ा है सवाल है, तो इसमें उसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। इसके अलावा हम देखेंगे कि तमिलनाडु हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, वहां से या फिर छत्तीसगढ़ हो, स्थिति साफ है कि कौन नामांकन करने जा रहा है किस दल की तरफ से, तो पूरी तस्वीर साफ है। बाकी हमारे सहयोगी बताएंगे कि बिहार में इस वक्त क्या चल रहा है। निशांत कुमार बिल्कुल मधुरेश के पास ही लिए चलते हैं। शैलेंद्र, मधुरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेश, बिहार की बात करें तो सबसे ज्यादा हलचल सियासी जो है वो बिहार में देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह की सूत्रों से खबरें आ रही हैं वो यही है कि सीएम पद छोड़ के वो राज्यसभा के तरफ आने वाले हैं, सीएम नीतीश कुमार। तो ऐसे में अगर वो राज्यसभा आते हैं तो एक बड़ा सवाल, एक बड़ा ये भी खड़ा होता है कि फिर आखिर सीएम कौन होगा? हाँ, निश्चित रूप से जैसा अभी शैलेंद्र बता रहे थे कि 2 बजे के आसपास
नीतीश कुमार के राज्यसभा के नामांकन करने का वक्त बताया जा रहा है 2 बजे के आसपास। वो नितिन नवीन के साथ में ही नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे, और अगर ऐसा होता है तो जो सबसे बड़ा प्रश्न होगा कि वो जब राज्यसभा चले जाएंगे तो बिहार में मुख्यमंत्री कौन होता है। ऐसे में कई नाम, कई चेहरे जो है वो सामने आ रहे हैं। बीजेपी की कोशिश ये होगी कि अगर निशांत राजनीति में इंटर करते हैं तो उनको डिप्टी सीएम का एक पोस्ट दिया जाए, जो कि जदयू की मांग भी है, एक अंदर खाने से ये खबर है। और अगर जदयू का डिप्टी सीएम होता है तो फॉर्मूला सेटिंग के हिसाब से जो सीएम सीट होगी वो अपने आप ही बीजेपी के पाले में चली जाएगी। तो ऐसे में कई चेहरे जो हैं वो बताए जा रहे हैं कि सीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, जिसमें सम्राट चौधरी जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भी हैं, इसके अलावा विजय कुमार सिन्हा वो भी बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो केंद्र में हैं, उन पर बीजेपी दांव खेल सकती है, उनको बिहार में लेकर आ सकती है, ऐसी चर्चा अभी चल रही है। हालांकि अभी तक ये पुख्ते रूप से कहा नहीं जा सकता है कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार के आवास के बाहर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो वहां पे मौजूद है, और अभी अभी एक विधायक नीतीश कुमार से मिलने के लिए जा रहे थे, कार्यकर्ताओं ने उनके गाड़ी को रोक दिया और वापस कर दिया। कार्यकर्ता कतई नहीं चाहते, वो एक सुर में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार बिहार के हैं और उन्हें दिल्ली नहीं जाने दिया जाएगा। बिल्कुल, उन्होंने तो मुख्यमंत्री के तौर पर अपना जो व्यक्तित्व, अपनी जो छवि बनाई है वो काफी जो है मजबूत है, और इसीलिए जनता जो है वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें काफी ज्यादा पसंद करती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो राज्यसभा पहुंचते हैं या फिर ये सिर्फ अटकलें हैं। अगर निशांत उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो कितना बड़ा चैलेंज होंगे, क्योंकि वो एक युवा है, कितना बड़ा चैलेंज तेजस्वी के लिए हो सकते हैं मधुरेश? हाँ बिल्कुल, देखिए जब लालू यादव तेजस्वी को बिहार की राजनीति में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने यही बात कहा था कि तेजस्वी युवा है, युवा सोच है और बिहार को एक नई दिशा देंगे। अब ऐसे में जब निशांत राजनीति में आते हैं, और निशांत नीतीश कुमार के बेटे हैं, जिन्होंने पिछले 20 साल में बिहार को एक बड़ा डेवलपमेंटल फेज दिया, बिहार को गर्द से निकाल करके एक पाथवे पे लेकर के आए हैं। ऐसे में तेजस्वी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बिहार की राजनीति में खड़ा हो जाएगा, जो कि निशांत के रूप में होगा। और जैसा कि पार्टी की शुरू से मांग रही थी कि निशांत को सक्रिय राजनीति में लेके आया जाए, निशांत सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं, और पार्टी के जो नेता हैं, वो कार्यकर्ता हैं, वो शुरू से ये चाह रहे थे निशांत सिर्फ राजनीति में ना आए, एक पद संभाले, क्योंकि पार्टी का ये कहना है कि उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता है, पढ़े लिखे हैं, विजनरी है, और अपने पिता के साथ रहने के कारण उन्होंने राजनीति को करीब से देखा। बिल्कुल, राजनीति काफी करीब से देखी है, और ऐसे में जो फॉलोअर्स हैं वो चाहते हैं कि वो राजनीति में आए। और शैलेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, आज आखिरी दिन है नामांकन भरने का, तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण है आज का दिन, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई बड़े नाम जो है वो आगे निकल कर आ रहे हैं, जो कि आज नामांकन भरने वाले हैं। देखिए, बहुत चर्चा हो रही है कि बिहार में कौन अब मुख्यमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन ये सब तब आप इस पर ज्यादा चर्चा कीजिए जब 2 बजे वो तस्वीरें आए जिसमें नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन करते नजर आए, और निशांत कुमार से थोड़ी देर बाद जेडीयू की सदस्यता ले। अभी का जो फार्मूला है उसमें आप देखिए कि जेडीयू के पास मुख्यमंत्री पद है, यानी नीतीश कुमार सरकार के मुखिया हैं बिहार में, और 2 मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से हैं, विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी, जैसे कि हमारे सभी बता भी रहे थे। तो अगर ये फार्मूला उलटता है, सब कुछ जो चर्चा और अटकलें हो रही उस मुताबिक होता है, तो फिर सीएम का पद बीजेपी के पास आ जाएगा और 2 मुख्यमंत्री जेडीयू के पास होंगे, और एनडीए के जो बाकी दल हैं उनको भी इस पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक एनडीए में हम एकजुटता का संदेश देखते हैं। लेकिन अंतिम फैसला नीतीश कुमार का ही होगा राज्यसभा जाने का, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, और इसको लेकर संकेत भी अब स्पष्ट तौर पर मिलने लगे हैं। तो बिहार की राजनीति पर हमारे सहयोगी नजर रख ही रहे हैं। जहां तक आप बड़े नामों की बात कर रहे हैं, आप देखिए महाराष्ट्र में 7 सीटें आप देखें कि जहां जिन राज्यों में खाली हो रही है, आप पश्चिम बंगाल में भी देखें कि महत्वपूर्ण सीटें खाली हुई है। राहुल सिन्हा जो बीजेपी के राज्य के महत्वपूर्ण नेता हैं या प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके नाम का भी ऐलान किया गया, वो भी नामांकन करेंगे। इस तरह से आप देखें संजय भाटिया हरियाणा से वो नामांकन करने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ से भी नाम सामने आ गया है, एनडीए की तरफ से भी और विरोधी दलों की तरफ से भी। महाराष्ट्र पर निगाह इसलिए है कि अंतिम वक्त तक
आप देखें कि कांग्रेस और जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो और जो उनके बीच और शरद पवार की पार्टी के बीच एक बहुत बातचीत होती रही थी कि किसके खाते में राज्यसभा सीट जाए, किसको एमएलसी मिले, पद मिले, इसको लेकर बड़ी चर्चा हो रही थी। तो बहुत दिलचस्प है आज जब नामांकन की तस्वीरें आएंगी देश के 10 राज्यों से, निश्चित तौर पर स्थिति साफ होगी। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे 37 सीटों पर चुनाव के बाद एनडीए की ताकत बढ़ने वाली है। 1 या 2 सीट कम से कम एनडीए बढ़ जाएगी उच्च सदन में, और इस 2026 में आप देखें 75 सीटों पर चुनाव होने हैं राज्यसभा में। इस 37 के बाद 25 और सीटें बिल्कुल शैलेंद्र, आपने सही कहा कि एनडीए की ताकत और बढ़ 37 सीटों पर चुनाव के बाद एनडीए की ताकत कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों तक ये अपडेट साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो, अब खेती का काम होगा खास। जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास, गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर, स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। नितेश श्रीवास्तव जी सिर्फ 35 साल की उम्र में अचानक एक बीमारी से चले गए। उनकी टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में काम आ सकते हैं। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 700 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं DT न्यूज़। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आज जन्मदिन है। उनके जन्मदिन पर पीएम मोदी ने उनको शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं। वे अपने विनम्र स्वभाव और लोगों से जुड़ने के लिए जाने जाते हैं। वे हमारे किसानों की भलाई और कृषि क्षेत्र की तरक्की के लिए बिना थके काम कर रहे हैं। उनकी लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए प्रार्थना करता हूँ। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होली की शुभकामनाएं दी हैं। व्हाइट हाउस ने इसको लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। ट्रंप ने इसमें होली के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए लिखा है कि मेलानिया और वो सभी लोगों को हार्दिक बधाई देते हैं जो इस हिंदू पर्व को मनाते हैं। उन्होंने कहा कि ये दिन बुराई पर अच्छाई की जीत के उत्सव मनाने का प्रतीक है। ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि जब दुनिया भर के समुदाय रंगों के इस त्योहार को मना रहे हैं तो होली मनाने वाले सभी अमेरिकियों के लिए आशा, शांति और एकता से भरे दिन की हम कामना करते हैं। और अब बात करते हैं खेलों की। जी हां, आईसीसी T20 विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम इतिहास रचने से सिर्फ 2 कदम दूर खड़ी है और आज दूसरे सेमीफाइनल में भारतीय टीम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के सामने होगी। और इस विश्व कप में भारत और इंग्लैंड का प्रदर्शन लगभग देखा जाए तो एक जैसा रहा है और दोनों को ही विश्व कप के इस सफर में एक हार मिली है। और ऐसे में सेमीफाइनल की ये जो टक्कर है दोनों में से किसी के लिए भी आसान नहीं रहने वाली है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आप देखिए ये रिपोर्ट। तो चलिए आपको हम ये रिपोर्ट दिखाते हैं, आप ये रिपोर्ट देखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। सेमीफाइनल की जंग जीतेंगे हम, भरोसे की उम्मीद और प्रदर्शन की कसौटी पर इंग्लिश टीम से आगे निकलने के लिए तैयार है टीम इंडिया। कोलकाता जीता, अब है मुंबई की बारी। अंग्रेजों को हार का दर्द देने की है तैयारी। यह तीसरी बार है जब भारत और इंग्लैंड T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। 2022 में इंग्लैंड ने भारत के अभियान पर ब्रेक लगाया था, जबकि 2024 में टीम इंडिया ने पलटवार कर हिसाब चुकता किया था। अब सारी नजरें वानखेड़े पर हैं। भारत की बात करें तो टीम ने अब तक सिर्फ 1 मैच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गंवाया है, लेकिन टीम की दिक्कत 100% प्रदर्शन निकलकर न आना रहा है। फिर बात चाहे गेंदबाजी की हो या बल्लेबाजी की।
जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच को छोड़ दें तो अभिषेक शर्मा का बल्ला खामोश रहा है, लेकिन भरोसा संजू सैमसन से आया है, जो अहम मौके पर काम आया। हार्दिक, सूर्या और तिलक रन के स्पीडोमीटर को तेजी देते आए हैं, जो कई मौकों पर टीम के प्रदर्शन को ऊंचाई देती है। लेकिन गेंदबाजी से तस्वीर लगातार धुंधली होती नजर आ रही है। हार्दिक और वरुण चक्रवर्ती का महंगा साबित होना टीम के समीकरण को बिगाड़ रहा है। डेथ ओवर में जिस तरह से पिछले मैच में रन लुटाए गए, वो भी सूर्या के माथे पर शिकन लाने के लिए काफी है। उधर इंग्लैंड की बात करें तो टीम सेमीफाइनल में सुपर 8 के तीनों मैच जीत कर आई है। टीम के लिए विल जैक्स तुरुप का इक्का साबित हुए हैं। उन्होंने बल्ले से 191 तो गेंद से 7 विकेट निकाले हैं। हालांकि जोस बटलर और फिल सॉल्ट की नाकामी टीम के लिए सिरदर्द है। नई गेंद से जोफ्रा आर्चर से बचकर रहना होगा, जबकि लेग स्पिनर आदिल रशीद और लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर लियाम डॉसन खतरनाक साबित हो सकते हैं। रिकॉर्ड की ओर देखें तो T20 विश्व कप में दोनों के बीच कुल 5 मुकाबले हुए हैं, जिसमें 3 बार भारत ने तो 2 बार इंग्लैंड ने बाजी मारी है। वहीं वानखेड़े में दोनों टीमों के बीच 2 T20 मुकाबले हुए हैं, जिसमें दोनों ने एक बार जीत हासिल की है। कुल मिलाकर अपनी ताकत को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना होगा टीम इंडिया को, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश टीम इस समय जिस तेवर में है और जिस तरह से सुपर 8 में टीम ने अपना प्रदर्शन दिखाया है, वो कहीं न कहीं टीम को आगे भी रख सकता है। कैमरामैन एस जयशंकर के साथ मैं गौरव कुमार, DD न्यूज, मुंबई।